हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले सेकंड वाले चैप्टर की, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसका नाम है आई थिंक, एक सेकंड मैं खुद ही चेक करता हूँ। एंटरप्राइज प्लानिंग, सॉरी एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग में हम पढ़ते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने 12th क्लास में और 11th क्लास में, कॉमर्स वाली में। ठीक है ना, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। अगर साइंस के है तो फिर अच्छी बात है, तो मतलब एक तरीके से आपको एक बेसिक पता चल जाएगा कॉमर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पता चलता है कि किस किस तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस करने के तरीके कौन कौन से होते हैं और ऑफिशियली कौन कौन से तरीके से बिजनेस किया जाता है। ये हो गया आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से सबसे पहला जो है, अच्छा एक बात बता दूं, लीगल स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे, यानी कि लीगली वैलिड है। ठीक है ना। सबसे पहला था सोल प्रोपराइटरशिप, जिसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर भी बोल देते हैं। सोल ट्रेडर, इसका एक और नाम है सोल ट्रेडर, या फिर आप इसको बोल दो सिंगल ट्रेडर, बिना रिलेशनशिप वाला। ठीक है ना, सिंगल ट्रेडर, ये वाली चीज है। तो याद रखना, सोल ट्रेडर और सिंगल ट्रेडर भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है ये। अब बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल हु बियर ऑल द रिस्क, जो सारी की सारी रिस्क उठाएगा अकेला बंदा। ठीक है। रिसीव ऑल द प्रॉफिट, और वो खुद ही सारे प्रॉफिट रिसीव करेगा। फीचर्स क्या है उसके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपका बिजनेस है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक सेकंड, हेलो, 5 मिनट बस। हाँ मैं चला जाऊंगा मैं। ये वाली चीज है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी ये हो गई। ठीक है। और मीनिंग द ओनर्स पर्सनल एसेट कैन बी यूज टू पे द बिजनेस डेब्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको कितना बाहर वाले लोगों को पे करना है। अगर आपने कल को बिजनेस में लॉस करा और आपने बहुत ज्यादा ही लॉस कर दिया, तो आपके जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो तो सारे बेच दिए जाएंगे। और फिर भी अगर बाहर वालों को पैसा देना बकाया है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की सिचुएशन में क्या होगा, आपके जो घर के सामान, जो पर्सनल चीजें, उन्हें भी बेच के बाहर वालों को पैसा पे किया जाएगा। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। रिस्क की चीजें काफी ज्यादा ध्यान रखना। पार्टनरशिप, अच्छा रिस्की तो है पर यहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट भी इसी को मिलते हैं। दूसरा है पार्टनरशिप, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन टू कैरी अ बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप जो होती है उसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, दो लोग होंगे मिनिमम, या फिर दो से ज्यादा लोग होंगे। अब पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 50 लोग, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से 200 लोग हो सकते हैं। ये वाली चीज है। पर जहां तक मेरा ये है कि आप 50 लोग वाली चीज याद रखना। ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50 लोग। तो पार्टनरशिप में होता क्या है बेटा, कि हम लोग एक एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और उस एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्या लॉस शेयर करते हैं, हाँ लॉस भी शेयर होती है, लॉस भी शेयर होती है। पर एक चीज बता दूं, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बनाई गई थी पार्टनरशिप एक्ट की, तब उसमें केवल प्रॉफिट्स ही लिखा गया था, लॉस वर्ड इंक्लूड नहीं करा गया था। तो अगर आप लॉस वर्ड लिख के आते हो डेफिनेशन में, तो वो एक तरीके से गलत माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेटा जब आप एज पर डेफिनेशन की जो एक्ट के हिसाब से लिखोगे, एक्ट का मतलब होता है कि जो लॉ में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको लिखना चाहिए चीजों को। तो एक्ट में तो भाई वो चीज लिखी नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इसी वजह से आप लिख नहीं सकते हो लॉस वर्ड को। पर अगर आप लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। पर अगर कोई सच में, अगर जो एक अच्छा टीचर है जिसने मतलब रूल्स वगैरह से पढ़ाता है इन चीजों को, वो क्या करेगा, आपका काट देगा उस चीज को। ठीक है ना, माइनर मिस्टेक को देख के। ये वाली चीज है। तीसरा अपना हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है एक नॉर्मल जो कंपनी होती है वही, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, वॉलंटरी यानी कि अपने मन से, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर एंड परपेचुअल सक्सेशन। कहने का मतलब क्या बताता हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, यानी कि काफी सारे जो लोग हैं वो अपने मन से इकट्ठा हो जाते हैं। 2 लोग हुए, ठीक है, सॉरी एक काम करते हैं, 4 लोग हुए। अब इन चारों ने क्या करा, साथ में आने का डिसीजन लिया। साथ में डिसीजन लेके इन्होंने बोला क्या करते हैं हम, 420 नाम की एक कंपनी बना लेते हैं, 420 नाम की एक कंपनी बना लेते हैं अपनी खुद की। ये क्या हो गया, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया। अब इससे कुछ फीचर्स है उसको समझ लेते हैं हम पहले। इन लोगों ने सपोज करो, किसी ने लगाए 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़ लगा दिए, किसी ने 15 करोड़ लगा दिए, 5 10 25, और किसी ने लगा दिए 25 करोड़। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आपस में इतने अपने इतने इतने अमाउंट के शेयर्स बना देते हैं। ठीक है ना, यानी कि इतना एक शेयर जो है, सपोज करो उसका प्राइस बोल देंगे, एक शेयर का प्राइस है आपका 100 रुपीज।
तो उसी के हिसाब से क्या है, आपके शेयर्स बन जाएंगे। इस पे 5 करोड़ के शेयर होंगे, इस पे 10 करोड़ के, इस पे 15 के, इस पे 25 करोड़ के शेयर्स होंगे। ठीक है, अब ये जो कैपिटल डिवाइड हो गई। अब कल को इनमें से कुछ सपोज करो एक बिजनेस वाला ये जाना चाहता है, तो क्या करेगा, अपने 25 करोड़ में से जितने भी शेयर्स बेचना चाहता है, सपोज करो उसने 15 करोड़ के शेयर बेच दिए, 15 करोड़ के शेयर किसी को बेच दिए, तो अब वो जो नया बंदा है, ठीक है ना, वो बंदा क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, कितने का, 15 करोड़ का। इस तरीके से अपने शेयर्स को बांट देते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये वाली चीज है। साथ में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है ये। एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, समझाता हूँ मैं इसको तुम्हें। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब हो गया, एनी कंपनी कैन नाउ होल्ड एसेट्स एंड हैव लायबिलिटी ऑफ देयर ओन। मेरा कहने का मतलब बताता हूँ तुम्हें। अब जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो होता है, उसमें होता ये है कि जो कंपनी है वो क्या है, अपने नाम पे एसेट्स को होल्ड कर सकती है, यानी कि जमीन खरीद सकती है कंपनी के नाम पे, ध्यान रखना। और कंपनी क्या, लायबिलिटी भी हो सकती है। इसी के चलते क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है इसमें बिजनेस की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी जो शेयर जो एक तरीके से लायबिलिटी होती है, वो उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिसने 5 करोड़ खर्च करे हैं, तो उसकी लायबिलिटी कितनी तक की है, केवल 5 करोड़ तक की ही है, 5 करोड़ से ज्यादा की लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना ये है। तो ध्यान रखना, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से एक पर्सन ही होता है, पर उसमें का काम क्या होता है, वो क्या लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाता है, यानी कि लॉफुली वो क्या है, अपने नाम पे लॉफुली क्या है, प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकता है, और एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है लॉफुल चीजों में। जैसे कि मुकदमा जो हो गया, केस हो गया, केस रजिस्टर हो सकता है उसके खिलाफ, वो किसी के खिलाफ केस को क्या कहते हैं, कर सकता है, केस कर भी सकता है, केस रजिस्टर भी हो सकता है उसके खिलाफ भी। ये वाली चीज है। तो जो लॉफुली एक चीज हो सकती है, वो सारी चीजें कर सकता है वो। ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल लीगल जो पर्सन हो गया, ध्यान रखना। अब इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि आप बिजनेस को मान के चलते हो कि वो चलता ही रहेगा। जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप में क्या था बेटा, अगर जो पर्सन है कल को मर जाता है गलती से, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेम पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई भी एक पार्टनरशिप बंदा में मर गया, तो वो जो पार्टनरशिप कंपनी है वो बंद हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप कंपनी बंद करेंगे या नहीं करेंगे, या उसके बिना कंटिन्यू करेंगे। पर जो फर्म होती है पार्टनरशिप वाली, वो तो चलती रहती है उस सिचुएशन में। ध्यान रखना, अगर जब कभी भी डेथ हो जाती है या पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो पार्टनरशिप जो फर्म है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, ना कि पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है ना, तो पार्टनर जो फर्म है उसका जो एग्रीमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। याद रखना इस चीज को, कई बार आपके 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है वो, कि अगर पार्टनरशिप में डेथ या फिर एक तरीके से कोई पार्टनर लीव करके चला गया, तब ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप का वो क्लोज हो जाएगा, एक तरीके से रिसाइंड हो जाएगा, या फिर आप बोल के चलो एग्रीमेंट क्या खत्म हो जाएगा उनका। ठीक है, एग्रीमेंट कम्स टू एंड, एंड हो जाएगा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म। पर याद रखना, पार्टनरशिप फर्म को कैरी आउट करना है या नहीं करना है, वो उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टनर्स एग्जिस्टिंग वाले चाहते हैं कि भाई हम इसको चलाना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, न्यू एग्रीमेंट बना लेंगे, एक नया एग्रीमेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर वो ठीक चाहते हैं कि भाई देखो हम नई बिजनेस चलाना चाहते हैं उस बंदे के बिना, तो उस पार्टनरशिप फर्म को बंद भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर आते हैं हम लोग, क्या होती है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है, वो भी एक तरीका बिजनेस होता है। उसमें होता क्या है, हम लोग HUF बोलते हैं उसको, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम कर्ता, जो इस बिजनेस को मैनेज करता है। और बाकी के जो लोग होते हैं इस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं को पर्सन। को पर्सन स्पेलिंग चेक कर लेना अपने आप, ठीक है ना। अब HUF में होता क्या, आप क्या करते हो, एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, सपोज करो ये बिजनेस है, आपने स्टार्ट करा, उसको स्टैब्लिश करा। आपने जब उसको स्टैब्लिश कर लिया, आपने बढ़िया वो बिजनेस चला लिया। सपोज करो कोई साड़ी की दुकान है, आपने वो चला ली। जब साड़ी की आपने दुकान चलाई, तो आपकी 2 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक वो बिजनेस बढ़िया चला, खूब पैसा आने लग गया उसमें, और बहुत बड़ी दुकान हो गई वो। तो अब आप उसके मेंबर कब हो जाओगे, कोई बाहर का मेंबर उसका, बाहर का बंदा उसका मेंबर नहीं बन सकता है। जो जो उसमें आपको मेंबर बनना है, तो एक ही तरीका है, बाय ओनली बर्थ। अगर बंदा
बर्थ ले लेगा, जन्म ले लेगा, तो उसमें मेंबर बन सकता है, अदरवाइज और कोई भी तरीका नहीं है उसमें मेंबर बनने का, याद रखना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिंपल सा रूल होता है कि अगर आप उनसे पैदा हो गए तो आप उसके मेंबर हो, और अगर पैदा नहीं हुए तो आप उसके मेंबर नहीं हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप चाहो तो कमेंट में आंसर दे सकते हो और खुद भी रिसर्च कर सकते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है HUF, उसके अंदर क्या मेल मेंबर्स हैं, उन्हीं को मेंबर माना जाएगा? मेल मेंबर कंसीडर को, मेल मेंबर जो है उन्हीं को कंसीडर करेंगे मेंबर, क्या फीमेल्स को मेंबर कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? ये वाला क्वेश्चन है आपसे, आपको खुद सर्च करना है, खुद मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक है ना? ये वाली चीज है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, हम एक बार बोल पढ़ के भी बता देते हैं। अब बिजनेस स्ट्रक्चर यूनिक इन इंडिया, अच्छा इंडिया में ही है ये, केवल ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया में फॉलो होता है ना ये वाली चीजें। ओन्ड एंड मैनेज बाई मेल लीनियंट डिसेंडेंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग है जिन्होंने बिजनेस चलाया था वही बिजनेस को चला रहे हैं, मेल जो आने वाले लोग हैं वो, ठीक है ना? तो उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलेंगे। अब बिजनेस विच हैज बीन कैरी आउट फॉर थ्रू द जनरेशन ऑफ द जनरेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन से कैरी आउट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है आपका बिजनेस प्लान, इस पे बात करते हैं, चलो। हम्म, अरे 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 भाई 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 भाई, ये ज्यादा हो गया। हाँ, अब इस पे बात करते हैं। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान, अ प्लान विच प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डॉक्यूमेंट। एक बिजनेस प्लान क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में, एकदम हर चीज एकदम डिटेल में होगी। अब बिजनेस प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल, सॉरी, अ बिजनेस प्लान इज कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, कौन बनाता है इसको? एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। पर रियलिटी में होता ये है कि इसको जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो बनाते हैं। एंटरप्रेन्योर भी स्पेशलाइज्ड ही होते हैं अपने आप में, जब कोई भाई बिजनेस चालू करना है तो कोई जानकारी तो रखता ही होगा वो, ठीक है ना? इट इज फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल द रेलिवेंट एक्सटर्नल इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। इट फॉर्मली इंक्लूड्स, ये क्या करता है? सारी की सारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल थिंग्स है, इंटरनल थिंग्स जो है और एक्सटर्नल थिंग्स जो है, उन सब की चीजों के बारे में जो है उनको इंक्लूड करेगा बिफोर स्टार्टिंग द वेंचर। अरे, एक बिजनेस खोलने से पहले आप बिजनेस के अंदर के बाहर की सारी चीजों के बारे में उसमें लिखोगे। अंदर की बातें बताऊं तो मैं, एक फाइनेंस जो है, क्या फाइनेंस रखोगे, कितना फाइनेंस रखोगे, ठीक है? सेल्स स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, और एक्सटर्नल में क्या है आपका, जैसे कि आप कस्टमर्स के साथ कैसे डील करोगे, ठीक है? आप अपनी हायरिंग कैसे करोगे, लोगों की HR कैसे मैनेज करोगे अपना, ये सब चीजें क्या है? एक्सटर्नल में आ गई आपकी, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स की डिटेल क्या है वो रखेगा, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस प्लान बोलेंगे। क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव है? फिर से पूछ रहा हूँ, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल में होगा। भाई कोई काम कर रहे हो डिटेल में सब जानकारी होना जरूरी है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान जो है उसकी एक तरीके से इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर उसके क्या मतलब जरूरी चीजें हैं, क्यों होता है बिजनेस प्लान। अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, वाई इट इज नेसेसरी टू हैव बिजनेस प्लान, कई बार पूछा जाता है, वाई इट इज नेसेसरी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान क्यों होना चाहिए, ठीक है? या फिर पूछे कि व्हाट आर द थिंग्स विद इंक्लूड इन बिजनेस प्लान, व्हाट, ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द थिंग्स shall be include in बिजनेस प्लान, ये दो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए 3 3 नंबर के क्वेश्चन है आपके, कम से कम, ठीक है ना? तो वो आपसे बोलेगा कि नेसेसरी क्यों है बिजनेस प्लान होना, या फिर बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसका आंसर क्या है वो बेटा, इसका आंसर ये है, अब पढ़ते हैं। ये दोनों ही चीजों का आंसर ये माना जाएगा। डिटरमाइन द इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी ऑफ द वेन्यू ऑफ मार्केट। हमें क्या है? इकोनॉमिक वायबिलिटी पता चलती है कि इकोनॉमिकली ये काम करेगा या नहीं करेगा। फीजिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बिजनेस करना पॉसिबल है हमारे लिए, ये सब पता करे चलेगा बिजनेस प्लान के थ्रू। जो प्लान बनाओगे तो चीजें पता चल जाएगी ना, हवा में प्लान तो नहीं बना दोगे, ये वाली चीज है। दूसरा, एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग डे टू डे ऑपरेशंस। आपको एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप देगा, एक स्ट्रेटेजी बना के देगा कि आपको बिजनेस में डे टू डे काम कैसे संभालना है भाई अपना, ठीक है ना? तीसरा, हेल्प सिक्योर फंडिंग फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स।
कभी कभी क्या होता है, हम बिजनेस में बाहर वालों से पैसा भी लगवाते हैं, अपना खुद का पैसा पर्याप्त नहीं होता है, तो भाई उसके लिए भी हम पहले से तैयारी करके रखेंगे। और इसका ये मतलब होगा कि आप लोग क्या है, पहले से देख के रखेंगे कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास जो बहुत पैसे वाले हैं और बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे, यानी कि बैंक के पास जाएंगे, नॉन हाउसिंग बैंक के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो आपको लोन देती है, उन लोगों के पास जाएंगे। वो डिपेंड करेगा हम किस लोगों के पास अप्रोच करना चाहते हैं। हम लोग फंडिंग सिक्योर करेंगे, एक तरीके से हम बोलेंगे इसको सिक्योरिंग फंडिंग, ठीक है ना, लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। चौथा है सेटिस्फाइज द क्वेरीज ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्वेरीज को हम सेटिस्फाई करेंगे। जब हमसे कोई पूछेगा, जैसे सप्लायर है, हमारा कस्टमर है और एडवाइजर है, वो लोग हमसे पूछेंगे कि भाई साहब आप इस वाले काम को कैसे करोगे, तो आप अपने बिजनेस प्लान को उनके आगे प्रेजेंट करोगे कि देखो ये मेरा बिजनेस प्लान है और मैं यहाँ यहाँ से आपको पैसा देने वाला हूँ। कस्टमर्स को बताओगे कि हम अपना ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, अपने बिजनेस प्लान को दिखा के कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने तरीके से इसको बेचेंगे, इतने पैसे में बेचेंगे। ये सब क्या बिजनेस प्लान बनाने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और फिर है आपका आइडेंटिफाइज पोटेंशियल बॉटल नेक ऑब्स्टिकल्स इन एडवांस। हम लोग एडवांस भी हमें क्या पता चलेगा जब बिजनेस प्लान बनाएंगे बेटा अपना, बीएस प्लान, बिजनेस प्लान बनाएंगे तो हम ऑब्स्टिकल्स पता चल जाएंगी। देखो ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या क्या परेशानी फेस करने को मिल सकती है। हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज्यादा पागल हो, हम जैसे हमने सामान बनाना भी शुरू करा वो हमसे सस्ते प्राइस में बेचना शुरू कर दे, या फिर बहुत बड़े प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, वो और अच्छी नई क्वालिटी निकाल दे। या फिर हो सकता है हमें मार्केट में जो सामान जो बेचने हैं वो जगह ही ना मिले, हमें परमिशन ही ना मिले। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो हमारी ऑब्स्टिकल्स की तरह है, और जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो हमें ऑब्स्टिकल्स के बारे में पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। allowing entrepreneur to plan mitigation strategies without investing further time or money। कहने का इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर को जब पहले ही बिजनेस प्लान के हिसाब से पता होगा कि ये गड़बड़ हो सकती है, तो मिटिगेशन हो जाती है उससे। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, और उसमें आपको टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही आपने क्या कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है। जैसे सपोज करो लाइसेंस है, आपको पता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था किसी बिजनेस के बारे में कि उसमें लाइसेंस लगता है, पर आपने बिजनेस प्लान बनाया था और पहले से जो है लाइसेंस ले रखा था उस चीज का। गेमिंग पार्लर था, उसका लाइसेंस ले लिया आपने स्टार्टिंग में। हुआ क्या, बाकी लोगों ने भी आपको देखा देखी बिजनेस चालू करा, और चालू करा तो लोगों को क्या होगा, बिजनेस बंद करा दिया क्योंकि लाइसेंस नहीं था, और लाइसेंस बनवाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो आपने क्या करा था, बिजनेस प्लान बनाया था, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पहले ही पता चल गई थी, और आपने क्या करा लाइसेंस बना के तैयार कर दिया था, पहले से लाइसेंस था आपके पास। तो आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको कम कर दिया, और आपने एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं हुआ, आपने पहले से अपना टाइम से चीजों को हैंडल कर लिया। ये वाली चीज है, तो इसीलिए आपके बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना ये वाली चीजें। हम्म, आगे चलते हैं आप। कोर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान जो है, जैसे कि सपोज करो एक बिजनेस प्लान है, ये है हमारा बिजनेस प्लान, या फिर इसको एक काम करते हैं ऊपर बनाते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये हमारा बिजनेस और ये हमारा प्लान, गंदा सा, ये गंदा सा हमने बिजनेस प्लान बना लिया। अब इस बिजनेस प्लान में हमें क्या है, एक फाइल सी होगी, उस फाइल के अंदर सारी चीजें लिखी होंगी। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी मेरे बिजनेस प्लान बनाने से पहले। सबसे पहले होगा बेटा एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है, अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ एंटायर बिजनेस प्लान, हाईलाइट द बिजनेस कंसेप्ट, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ओवर रीचिंग गोल्स डिजाइन टू कैप्चर इमीडिएट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जब मैं बिजनेस प्लान में पहला पेज दूंगा, ठीक है ना, सपोज करो मेरा बिजनेस जो प्लान है वो भैया ये सब ये रहा, जय श्री राम, ये बना दिया बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान में मेरा पहला ही जो पेज है वो किसका है, एग्जीक्यूटिव समरी का है, एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी में उस्ताद है क्या, हम लोग क्या करेंगे, कंसाइज यानी कि क्या है, एक छोटा सा मतलब एक पेज का बना के उस चीज को तैयार करेंगे, जिसमें हम क्या बताएंगे, अपने बिजनेस प्लान में हाईलाइट करेंगे हमारे बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट है मेरे बिजनेस का भाई साहब, ठीक है, यूएसपी क्या है उसकी, यूनिक प्रपोजिशन वैल्यू क्या है, क्या मैं बाकी लोगों से अलग करने वाला हूँ ये बताऊंगा पहले ही एक दो लाइन के अंदर। फिर मेरे गोल्स क्या हैं, क्या क्या मेरे गोल्स है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ ये बताऊंगा। फिर क्या करूंगा,
मैं कुछ जो मतलब अपने जो बेस्ट अपनी जो चीज मतलब जो मैंने कुछ अच्छा कुछ बेस्ट ऑफर करने वाला हूँ वो लिखूंगा उसमें, जिससे क्या है मेरा इमीडिएट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स उसको ग्रैब करने के लिए। अरे जब कोई पैसा लगाने वाला है तो भाई उसको बताना पड़ेगा अगर मैं लोगों से क्या अलग कर रहा हूँ। जब मैं बाकी लोगों से कुछ अलग कर रहा हूँ तभी तो लोग मतलब मेरे बिजनेस में पैसा डालेंगे, तो मैं वो भी चीज बताऊंगा। तो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या है, एक शॉर्ट में बताऊंगा चीजें। शॉर्ट वो है आपका एक तरीके से ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू। ये शॉर्ट ओवरव्यू हो गया, शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ आवर बिजनेस, ये लिख सकते हो आप। ये वाली चीज हो गई। अब इसके बाद जब बिजनेस प्लान, जब पहला आपका पेज है अब लोगों को पसंद आ गया, जब कोई आपका ओवरव्यू पसंद करेगा तभी जाके बेटा एक तरीके से मान के चलो तो आपका जो सेकंड पेज है उस पर जाएगा। फिर आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन प्लान पे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान वैसे लिख रहा है सी। ऑर्गेनाइजेशन प्लान का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रपोज वेंचर्स लीगल फॉर्म ऑफ ओनरशिप। आप उन्हें बताओगे किस तरीके का बिजनेस आप करने वाले हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे, पार्टनरशिप में जाओगे, कंपनी में जाओगे। एंड आउटलाइन द इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड रिपोर्टिंग हायरार्की। आप इसमें आउटलाइन करोगे, बताओगे कि मेरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू यूज इन आवर बिजनेस। मैं सेंट्रलाइजेशन रखूंगा, डिसेंट्रलाइजेशन रखूंगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ रहेगी मेरी, ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। रिपोर्टिंग हायरार्की क्या होगी मेरी, किस तरीके से मैं डिसीजन मेकिंग को देने वाला हूँ लोगों के हाथ में, ये सब बताऊंगा अपना। जैसे कि मेरे एक बिजनेस है तो कितने तरह के उसमें डिपार्टमेंट होंगे, कितने हेड होंगे, ये सब चीजें मेरी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिखा होगा। थर्ड मेरा होगा ऑपरेशनल प्रोडक्शन प्लान, डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस डिलीवरी मॉडल। इट कवर्स द फिजिकल प्लांट लेआउट, मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सोर्सिंग एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन फ्लो टू इंश्योर एफिशिएंसी। मैं प्रोडक्शन प्लान बताऊंगा तीसरे पेज पे अपना, जहाँ पे क्या बताऊंगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, या फिर जो मैं सर्विस देने वाला हूँ वो किस तरीके से मैं सर्विस देने वाला हूँ ये बताऊंगा। इट कवर्स फिजिकल प्लांट लेआउट, यानी कि क्या होगा, अगर मेरा कोई प्लांट लग रहा है, बड़ी सी मशीन लग रही है, तो क्या कितना पैसे की मशीनरी लग रही है, कितनी मशीनरी लग रही है, कौन सी क्वालिटी की लग रही है, कितने यूनिट्स बना देती है, सब चीजें उसमें लिखी होंगी डिटेल में। और रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आऊंगा, रॉ मटेरियल सोर्सिंग का मतलब है कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेंगे मुझे, कौन कौन सी जगह से मिलेंगे, अगर वहां से नहीं मिलते हैं तो कहाँ से और मिल सकते हैं, ये सब चीजें लिखा होगा। और स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ये सब मेरा वहां पे लिखा होगा। यानी कि थर्ड पेज में बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी प्रोडक्शन के बारे में चीजों को बताऊंगा, मतलब लोगों को बताऊंगा, जिससे कि वो उनको पता रहे कि हाँ नहीं भाई इस बंदे ने जेन्युइनली रिसर्च करी है अपने बिजनेस के ऊपर। चौथा पेज है मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर प्लान, यानी कि मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं हायरिंग करूंगा अपने स्टाफ की। हायरिंग करने के बाद किस तरीके से मैं अपने स्टाफ के साथ डील करूंगा, उनको सैलरी जो पेमेंट है कितनी सैलरी रहेगी किसकी, कितना मेरा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा भाई, कब कब सैलरी दूंगा मैं, कितनी छुट्टी दूंगा, कितने मतलब टाइम से काम करवाना है मुझे, वो सब चीजें क्या है मेरी एक तरीके से मैन पावर प्लान है वो रहेगा। ठीक है। अच्छा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ये वाली चीज भी रहेंगी। जैसे रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मैं किस तरीके से लोगों को हायर करूंगा अपने यहाँ पे। सिलेक्शन का मतलब एक मतलब होता है यहाँ पे कि मैं कितने लोगों को अपने यहाँ रखने वाला हूँ। जैसे काफी सारे लोग मैंने बुला लिए एक बार में तो रिक्रूटमेंट हो गया ये। अब उनमें से फाइनल मैंने कितने लोग रखने हैं, ये सिलेक्शन में आ गया। और ट्रेनिंग का मतलब है कि मुझे कितनी ट्रेनिंग देनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिपार्टमेंट में किस किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये सब मैं अपने मेन पावर वाले प्लान में लिखूंगा। और लास्ट में ये दो पॉइंट और रह गए ना, जल्दी से करके खत्म करते हैं। चलो भाई आ जाओ। मार्केटिंग प्लान और फाइनेंशियल प्लान ये दोनों ही बहुत जरूरी चीज है, याद रखना। तो मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, डिफाइंस द टारगेट मार्केट, मैं अपनी मार्केट टारगेट को बताऊंगा, टारगेट मार्केट बताऊंगा। मार्केटिंग प्लान में मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है मेरे। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या करा, एक सिगरेट की कंपनी बनाई। भैया तुम ऐसे ही काम क्यों करते हो, दारू बेचना सिगरेट बेचना, मैं क्या करूं बेटा, ऐसी कामों में पैसा है। तो सिगरेट की जो कंपनियां हैं उसमें क्या होता है कि मैं अपनी टारगेट कस्टमर बताऊंगा कि भाई मेरे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो मिडिल एज लोग हैं। मिडिल एज मतलब 26 से लेके 34 तक के। तो ऐसे लोगों को मैं, या फिर आप 26 से लेके 50 तक के लोग हैं, मिडिल एज लोगों को टारगेट करने वाला हूँ, ये मेरा टारगेट मार्केट है। ठीक है ना। और स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि हाउ टू रीच दोज कस्टमर्स, किस तरीके से उन कस्टमर्स को रीच करूंगा। क्या मैं अपने प्रोडक्ट को आउटलेट्स बनाने वाला हूँ इन प्रोडक्ट के लिए, क्या मैं इनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करूंगा, क्या मैं बाय वन गेट वन फ्री यूज करूंगा, क्या क्या स्ट्रेटेजीज मेरी रखने वाला हूँ जिससे कि मेरे अपने कस्टमर्स तक
पहुंच बन सके, अपने नए प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाऊंगा लोगों तक। इट इन्वॉल्व्स मार्केट रिसर्च, मार्केट में रिसर्च करूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है, क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं है, क्या टेस्ट लोगों का है। स्वॉट एनालिसिस करूंगा, अपने बिजनेस की जो है स्ट्रेंथ पता करूंगा, उसकी वीकनेस पता करूंगा, उसकी अपॉर्चुनिटी पता करूंगा, उसके थ्रेट पता करूंगा, क्या क्या उसमें थ्रेट है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करूंगा कि बाकी की जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से अप्रोच रखती हैं, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करती हैं, क्या मैं उनको कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ नया तरीका निकालूं। और लास्ट में स्टेब्लिशिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को स्टेब्लिश करूंगा। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, 4P होते हैं। जो 4P है ना बेटा, ध्यान रखना, MC कार्टी ने दिए थे, आप चाहो तो लिख के आ सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो गई, MBA के बच्चे लिखते हैं ऐसी चीजें, ठीक है ना। 4P जो है वो क्या है, आपको स्टेब्लिश करेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, 4P होते हैं। 4P यानी कि 4 अलग अलग जो मेरी एक तरीके से दिशाएं मान लो बिजनेस के अंदर, जिनके ऊपर मुझे काम करना है। प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, प्राइस कितना रखना है, प्लेस क्या है मेरे बिजनेस की, कहाँ कहाँ पे बिजनेस मुझे रखना है, और प्रमोशन, मुझे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना है। ये चारों चीज़ों के बारे में स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा मैं। और लास्ट में है मेरा फाइनेंशियल प्लान, प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल डेटा एंड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नीड फॉर द वेंचर। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरे जो फाइनेंशियल प्लान क्या है, मेरे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स क्या होंगे। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का मतलब हो गया कितनी इन्वेस्टमेंट मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एक बिजनेस बनाने वाला हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे 50 लाख की जरूरत है, फिर अगर वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि मुझे 75 लाख की और जरूरत है अगले 4 साल के अंदर। तो ये सब मेरा क्या फाइनेंशियल प्लान होगा। और फिर उस 75 लाख का बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च करा, उस 50 लाख का बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च करा। ये सब बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान का एक पार्ट है। तो इन फाइनेंशियल प्लान वी इन फाइनेंशियल प्लान वी डिटेलाइज आवर एस्टिमेटेड प्रोस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम अपने एक डिटेल प्रोस्पेक्ट बताते हैं कि भैया मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च करा, कहाँ कहाँ मेरी पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि मैं अपने ये बताऊंगा कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, यहाँ पे मैं पोटेंशियल ये भी बताऊंगा, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फंड्स। एक तो आपने पोटेंशियल, आपने इन्वेस्टमेंट बता दिए, पोटेंशियल आपने एक तरीके से एक्सपेंडिचर बता दिया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। ये आपने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बता दिए। पर भाई ये सब पैसा कहाँ से आएगा, तो पोटेंशियल सोर्सेज भी बताऊंगा कि आप क्या करो, बैंक्स को अप्रोच कर लो, या फिर क्या करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाओ, या फिर क्या करो, एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाओ। ये सब भी चीजें मैं इसमें बताऊंगा अपने प्लान के अंदर। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस जिसको नहीं पता उसको बता दूं, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ सेल्स at which no profit and no लॉस कंडीशन। एक ऐसी सिचुएशन बेटा जहाँ पे ना तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत नए नए बिजनेस में पहले ही साल में ब्रेक इवन अचीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या है, नया बिजनेस है, नए बिजनेस को चलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग पहले से ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है। तो फाइनेंशियल प्लान ही हमें बताता है कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया और कितना हमें रिकवर करना है। फिर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस कि मेरा कहाँ कहाँ से कितना कितना कैश आ सकता है। परफॉर्मा स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हम पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि मेरी 3 से 5 साल की एस्टिमेटेड जो है, ये है एस्टिमेटेड। एक्चुअल क्या है वो बात की बात है, पर एस्टिमेटेड प्रिपेयर करके रखेंगे कि मेरा एस्टिमेशन ये है। ये सब डिटेल में चीजें होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो, मैंने क्विकली इसको करवा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक को डिटेल में समझना है तो मुझे बता देना, एक और नई वीडियो बना देंगे। इसी के साथ तुम्हारा ये मतलब चैप्टर जो है वाइंड अप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। डन।